नाउ नेक्स्ट थियर इज हाउ टू कैलकुलेट आर्म्स लेंथ प्राइस। सी कल तो मैंने काम चलाने के लिए बोल दिया था कि 6,000 इज द जेन्युइन सेल प्राइस, बट वो जेन्युइन सेल प्राइस कैसे पता चलती है उसके ऊपर अभी डिटेल्ड थियरी है। नाउ सी उसके लिए सेक्शन 92 सी है। ये पूरी थियरी टोटल 5 पार्ट में है। पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस, फिर कंप्यूटेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस, ऐसे ऐसे करके टोटल 5 चीज पढ़नी है। ये लंबा थियरी पहले बताता हूँ, तो सी स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ। पहले मीनिंग, व्हाट इज आर्म्स लेंथ प्राइस। सिंपल लैंग्वेज वो है ना, सच्चा प्राइस है। तो सी इसको ऐसे बोलते हैं, इट इज अ प्राइस चार्ज टू अनरिलेटेड पार्टीज। 3 सेंटेंस बोलूंगा, याद रखना। इट इज अ प्राइस चार्ज टू अनरिलेटेड पार्टीज। जैसे मेरे एग्जाम्पल में 4,000 हमने जो चार्ज किया था वो अनरिलेटेड था कि रिलेटेड पार्टी था? रिलेटेड, और यू कैन से एसोसिएटेड एंटरप्राइज। रिलेटेड एसोसिएटेड एक ही वर्ड है ना। लेकिन आर्म्स लेंथ प्राइस होता है जो हमने आउटसाइडर्स, बाहर वालों को चार्ज किया होता है। इट इज अ प्राइस चार्ज टू अनरिलेटेड पार्टीज। ये मैंने आउटसाइडर्स क्या लिखा मालूम है ना? एसोसिएटेड एंटरप्राइज के अलावा दूसरों को हम क्या प्राइस में बेचते हैं, और जो प्राइस में दूसरों को बेचते हैं, दूसरे मतलब वो आर नॉट अवर एसोसिएटेड, उनको जो प्राइस में बेचते हो सच्चा प्राइस ही होता है ना, क्योंकि एसोसिएट के साथ अपने मिलके झोलझाल कर रहे हैं। लेकिन आउटसाइडर तो जनरल पार्टीज है, तो उनको जो प्राइस पे बेचा इट इज द सच्चा प्राइस। तो ऐसा बोलते हैं, इट इज अ प्राइस चार्ज टू अनरिलेटेड पार्टीज। फिर नेक्स्ट, इट इज अ प्राइस चार्ज इन अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन। 3 सेंटेंस बोलूंगा, सुनो। इट इज अ प्राइस चार्ज टू अनरिलेटेड पार्टीज, इट इज अ प्राइस चार्ज इन अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन। नाउ टेल मी, इसको मैं अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन क्यों बोल रहा हूँ? फील करो, अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन मतलब, अरे जो ट्रांजेक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है, और ये ट्रांजेक्शन मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है? अरे क्योंकि ये अपना थोड़ी कोई भाई बंधु है आउटसाइडर, ये तो कोई जनरल पार्टी है। तो सिंस ये आउटसाइडर हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये ट्रांजेक्शन भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। और अगर ट्रांजेक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है तो वी कैन नॉट मैनिपुलेट, देन तो प्राइस विल बी ए सच्चा प्राइस ओनली ना। बट ये ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं? इज इट अनकंट्रोल्ड के कंट्रोल्ड? कंट्रोल। ये ट्रांजेक्शन पूरा मेरे कंट्रोल में, मेरे काबू में। क्यों? क्योंकि वाई लिमिटेड को मैंने तो पैदा किया है, तो उसके साथ जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो मेरा पूरा कंट्रोल में है। लेकिन इसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल्ड के अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन। अनकंट्रोल। 3 चीज बोलने की बात की थी। तीसरा पॉइंट है, इट इज अ ट्रू, फेयर एंड जेन्युइन प्राइस। अरे मीनिंग के नाम पे 3 सेंटेंस डेडिकेटेड। मीनिंग के नाम पे 3 सेंटेंस डेडिकेट किए मैंने, बताओ। एक तो ऐसा बोले, इट इज अ प्राइस चार्ज टू अनरिलेटेड पार्टीज, इट इज अ प्राइस चार्ज इन अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन। मतलब पार्टी भी अनरिलेटेड होना चाहिए, ट्रांजेक्शन भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, और वो एक ट्रू, फेयर एंड जेन्युइन प्राइस है। दैट इज द मीनिंग ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस। ओके। फिर कंप्यूटेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस में अगेन देयर आर 5 थिंग्स। Why to compute arm's length price? एक एक का आंसर देना पड़ेगा। When to compute arm's length price? Who will compute arm's length price? At what time to compute arm's length price? And how to compute arm's length price? ये पांचों चीज का आंसर चाहिए मुझे। तो फर्स्ट क्या था? Why to compute arm's length price? Why? एक्चुअली पूरी थियरी मैंने क्रिएट की है, लॉ में तो खाली हाउ पे बात आ गई सीधी। मैं इतना डिटेल में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कितनी बार स्टूडेंट खो जाता है, ये आर्म्स लेंथ प्राइस पूरे चैप्टर में क्यों रहे हैं? ये इंट्रोडक्शन भूल जाते ओवर द पीरियड एंड लोग। मैं भूलने नहीं तो अलग बात है, लेकिन लोगों के साथ ऐसा होता है कि एएलपी वेलपी कर क्या रहे, क्यों कर रहे हैं? इसलिए इसके ऊपर पहले ही रिसर्च करके याद कर लो ये कि व्हाई आर वी कंप्यूटिंग आर्म्स लेंथ प्राइस? व्हाई? बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट, because we don't trust the price charged by assessee to its aim. Because we don't trust the price charged by इसको assessee बोलेंगे, जो इंडिया में होता है वो assessee है, इससे अपना कोई लेना देना, ये तो बाहर का आदमी है। तो it is a, see why we compute arm's length price? Because we don't trust the price charged by assessee to its associated enterprise, and since we don't trust, we have to find some सच्चा प्राइस। हाँ, दैट्स वाई आर्म्स लेंथ प्राइस कंप्यूट हो रहा है।
फिर व्हेन डू वी कंप्यूट आर्म्स लेंथ प्राइस, मतलब उसके लिए कंडीशंस क्या है? whenever there is an international transaction between associated enterprise, AE plus IT, then ALP. When AE plus IT, then, अरे when था ना, when do we compute arms length price, मतलब ALP की नौबत कब आती है? जब कभी भी AE के साथ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है। अरे वो जो इक्वेशन लिखा था AE plus IT, तो व्हेन का मतलब है कंडीशन, मतलब कब कंप्यूट करते हैं? जब दो एई होते हैं और उनके बीच में इंटरनेशनल, सी इंटरनेशनल होता है तो ही तो प्रॉफिट शिफ्टिंग का थ्रेट होता है ना, बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग। फिर हु विल कंप्यूट आर्म्स लेंथ प्राइस? जैसे मेरे एग्जांपल में था ना कि ये प्रोडक्ट तुमने 4,000 में बेचा है, झूठा प्राइस है, इसका सच्चा प्राइस तो 6,000 है, तो ये सच्चा प्राइस कौन फाइंड आउट करेगा? तो इसमें पता है जनरली स्टूडेंट क्या सोचता है, वो तो इनकम टैक्स वाले निकालेंगे ना। नहीं, गवर्नमेंट ने असेसी पे डाल दिया है, असेसी पे डाला है, असेसी को बोला है सुनो कि देख तूने तेरे एई के साथ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया ना, अब वो प्राइस जो भी है उसका सच्चा प्राइस तुझे फाइंड आउट करना है। मीन्स असेसी पे डाला है, तेरे को खुद को आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना है ये देखो, हाउ में कुछ मेथड्स आएंगे, देयर आर सर्टेन मेथड्स व्हिच आई विल डिस्कस, बट वो मेथड बाद में है, लेकिन निकालना किसको है? असेसी को। तो ये सुन के डाउट क्या आएगा? तो असेसी तो यही बोलेगा ना ये बराबर प्राइस है। हाँ तो बोलना, तेरे बोलने से मान थोड़ी लिया। एक बार उन लोग के ऊपर ड्यूटी डाल दिया कि तू खुद एएलपी निकाल। अब ज्यादा में असेसी क्या बोलेगा, क्यों निकालू, मेरे हिसाब से तो ये सच्चा प्राइस है। हाँ तो ठीक है, तू अपने अकड़ में रहे, तेरे हिसाब से सच्चा प्राइस है ना, स्क्रूटीनी आएगी ना। फिर हम देखें, अगर तूने शराफत से नहीं निकाला ना तो हम लोग की सटक जाएगी, हम लोग निकालेंगे, एंड फिर हमारे निकालने के बाद अगर कुछ अलग अमाउंट आया तो वो डिफरेंस तेरी इनकम में ऐड तो होगा, और उसके और भी फाड़ू फाड़ू कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। इसको डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज रखे, ये सब बाद में आने वाला थियरी में। इस लॉ ने पब्लिक को ऐसा डरा के रखा है ना कि हर इंसान शराफत से सच में एलपी निकालेगा। Yes, if someone is very confident कि no, I have transacted at a very genuine price, then it's okay. लेकिन तू खाली ऐसे बोल नहीं मेरे हिसाब से सच्चा प्राइस है, सच्चा प्राइस है, सच्चा ना होके भी तू सच्चा बोलेगा, तो बोलना, तेरे बोलने से मान थोड़ी लिया। तुम्हारे पे ड्यूटी डाली है, लेकिन तुमको लगता है ये सच्चा प्राइस है ना, तो रिटर्न फाइल कर दो और बाद में हम लोग देखेंगे। लेकिन हमको अगर लगा कि वो प्राइस सच्चा नहीं था एंड अकॉर्डिंग टू अस इट वाज 6,000, तो डिफरेंस तुम्हारी इनकम में ऐड तो करेंगे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। और वो डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो स्टडी बाद में करेंगे, लेकिन अभी खाली फील कर लो कि पंगा नहीं ले सकते। इसे शराफत से लॉ ने बोला है ना कि तू एएलपी निकाल, तो तेरे को ही निकालना पड़ेगा। सी ये तो वो वाली बात होगी ना, हर इंसान को भारत में बोला हुआ है ना अपनी इनकम कमा के खुद टैक्स भर दो। तो इधर भी तो कोई सोचता है खुद को भरना, तो ठीक है थोड़ी बहुत इनकम दिखा के टैक्स भर देंगे, करो ना। हम लोग बैठे हैं ना, हमको कल को मालूम पड़ा तूने थोड़ी बहुत इनकम दिखा के थोड़ा बहुत टैक्स भरा है, तो तेरी सच्ची इनकम हम लोग निकलवा के रहेंगे, एंड फिर बाद में तेरी बैंड बजती है, पेनल्टीज वगैरह लगती है ना सब वो। तो इससे से जिस तरह से लोगों को इनकम खुद कमा के खुद का रिटर्न भर के खुद का टैक्स भरने का जिम्मेदारी डाला है ना, वैसे एएल पे भी पब्लिक पे ही डाला है। ये सब बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट, मतलब सेल्फ से खुद से करो। अरे भारत में हजारों ट्रांसफर प्राइसिंग असेसी होंगे, तो सबके लिए क्या बोले, तुम लोग खुद एएलपी निकाल लो, तुमको जो ठीक लगे हो। तुमको लगता है तुम्हारा प्राइस सच्चा ही था तो ठीक है, तुमको लग रहा है नहीं 4,000 सच्चा नहीं 4,500 था तो ठीक है, जो करना है पहले तुम खुद करो। अरे मतलब लॉ का क्या आइडिया होता है, पहले तुम्हारे पे डाल देते हैं। सी अगर ऐसा बोलेंगे ना, तुम लोग छोड़ो हम लोग देखेंगे। अरे तो फिर बाद में गवर्नमेंट इतना नहीं देख पाती ना यार, इतने सारे करोड़ों लोग होते हैं, एक एक को कहाँ देख पाएगी। इससे गवर्नमेंट की स्टाइल क्या होती है, पहले तुम्हारे पे ही डाल दिया है, तुम लोग खुद करो खुद करो खुद करो। तो उसमें आधे लोग तो सिंसियरली कर ही लेते हैं। अरे सिंसियरली मतलब आधे लोग तो घबरा जाते हैं ना, हाँ यार नहीं यार 4,000 तो झोलझाल वाला था यार, तो बेचारा आधे लोग तो 6,000 के हिसाब से 6,000 के एलपी निकाल के डिफरेंस जो आता है ना खुद ही अपने रिटर्न में ऐड कर देते हैं। अरे ऐसा रूल बनाने का मैं पर्पस बता रहा हूँ। आज अगर पूरे भारत में ऐसा रूल बना दिया सबको एएलपी खुद निकालना पड़ेगा, तो सी जो खड़ूस है उसको जाने दो, जो बेचारे डरे हुए हैं उनको लगता नहीं अपने खुद को निकालना पड़ेगा, तो बेचारे सीए को हायर करके एएलपी कंप्यूटेशन की मेहनत करवा लेते हैं, और जो डिफरेंस आता है
अपने रिटर्न्स में ऐड करके रिटर्न फाइल कर देते तो थोड़े लोग तो टाइम लाइन पे आ गए ना। हाँ, कुछ ऐसे खड़ूस लोग होते हैं, उन लोग बोले खुद क्यों निकाल लेंगे, पागल हो गए, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारूं। मैंने बड़े झोल-झाल से मस्त 4000 का प्राइस डिसाइड किया था, अब उसमें एएलपी मैं खुद निकालूं और वो जो डिफरेंस आता है मेरी इनकम में खुद से ऐड करूं, मैं तो नहीं करूंगा, तो मत करना। तो उन लोग भी रिटर्न फाइल करने के बाद बैठे हैं ना, और उन लोग ट्रांसफर प्राइसिंग एसएससी को तो ऑलमोस्ट हर एक के ऊपर स्क्रूटिनी करते। ऐसा रूल मत बना लेना, बट मैं बता रहा हूँ ट्रेंड है। यूजुअली भारत में अगर 100-200 ट्रांसफर प्राइसिंग एसएससी होंगे ना, तो मेजॉरिटी लोग का स्क्रूटिनी आता ही है। एंड फिर उस स्क्रूटिनी में उन लोग यही तो देखते हैं कि तुमने जो एई के साथ ट्रांजेक्ट किया था वो प्राइस सच्चा है कि नहीं। और इसके ऊपर बहुत डिबेट होता है, बहुत झगड़ा झगड़ी होता है रियल लाइफ में। एनीवेज, पॉइंट क्या था, लॉ में क्या लिखा है, एएलपी कौन कंप्यूट करेगा, एसएससी को खुद को करना है। कर देवे तो अच्छी बात है, ना करे तो हम बैठे ही है, लेकिन तुम्हारे पे ही डाला है। अब से जब पब्लिक पे डाल दिया होता है ना, तो पब्लिक को टेंशन आ जाता, अभी एएलपी कंप्यूट करना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे, वो पब्लिक को आता नहीं है। फॉर दैट दे अप्रोच सीए फर्म्स, और छोटी मोटी सीए फर्म ये काम लेती भी नहीं है। ईएनवाई, डिलॉयट, केपीएमजी, बड़े बड़े फर्म्स में ये सब काम आता है। नो डाउट मिड साइज फर्म्स में भी रहता है, बट यूजुअली बड़े बड़े जो ट्रांसफर प्राइसिंग एसएससी होते हैं ना, ये ट्रांसफर प्राइसिंग एसएससी मतलब दे आर ऑल एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। क्यों, अरे एक इंडिया में और उससे का कोई एसोसिएटेड फॉरेन में, तो दे आर ऑल मल्टीनेशनल कंपनी जैसे लोग हैं ना। तो ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट यूजुअली किसके पास होते हैं, ईएनवाई, डेलॉयट, केपीएमजी, बिग फोर्स के पास होते हैं। बाकी मिड साइज वालों के पास भी होते हैं, बट इन शॉर्ट बड़े बड़े चार्टेड अकाउंटेंट्स को उनको हायर करना पड़ता है। फॉर व्हाट, फॉर व्हाट, कि एलपी निकाल के दो। सी ये 6000 मैंने ऐसे ही दे दिया था बच्चों को सिखाने के हिसाब से, बाकी इतना इजी नहीं होता है। टू अराइव एट, बोल, टू अराइव एट आर्म्स लेंथ प्राइस इज अ चैलेंज। वो हाउ टू कंप्यूट में तुमको मेथड्स बता दूंगा ना, मेथड्स आने के बाद भी कंफ्यूजन रहेगा कि यार कैसे आता होगा ये। मतलब रियल लाइफ में इतनी टिपिकल सिचुएशन आती है ना, मतलब एक्चुअली इट इज अ चैलेंजिंग टास्क टू अराइव एट आर्म्स लेंथ प्राइस। वो बोलने के लिए तो लॉ ने बोला कि असेसी तुझे खुद को करना पड़ेगा, असेसी कहां से करेगा, उसको कुछ आता जाता नहीं है। ही विल अपॉइंट अ चार्टेड अकाउंटेंट फॉर दिस, और सीए को उसकी अच्छी खासी फीस मिलती है। तो इसलिए लॉ में तो ऐसा ही लिखा, हु हैज टू कंप्यूट एएलपी, एसएससी। वो तो रिटर्न फाइल करने के लिए भी ऐसा ही बोलते हैं, किसको रिटर्न फाइल करना है, एसएससी को। बाकी एसएससी खुद कहाँ करता है, उसका सीए उसके लिए करता है ना। तो यहां तक पहुंचे थे, हु शुड कंप्यूट एएलपी, एसएससी। ओके, एट व्हाट टाइम, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। रिटर्न फाइलिंग का पार्ट ही है। अरे जब रिटर्न फाइलिंग की तैयारी होती है ना, जैसे ये देखो एक्स लिमिटेड अपने रिटर्न फाइलिंग की तैयारी करेगा ना, तो सबसे पहले उसको एएलपी का हेडेक रहेगा, क्योंकि वो भी जानता है यार मैंने किसी एई के साथ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किया था। अरे एसएससी लोग को मालूम होता, नहीं भी मालूम उसका सीए बताएगा, उसको सीए क्या बोलेगा, भाई तूने तेरे एई के साथ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किया है, तो तेरे को एएलपी निकालना पड़ेगा। तेरे को तो आएगा नहीं, मैं निकाल के दूंगा, उसकी फीस लूंगा मैं। लेकिन ये सब कब करना पड़ता है, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। क्योंकि सी एएलपी आने के बाद जो डिफरेंस होता है ना, वो अपने रिटर्न्स में ऐड करके रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ये अपने को ही करना है, नहीं करेंगे तो उन लोग देख लेंगे बाद में। लेकिन इट इज माय ड्यूटी कि एएलपी निकालो, जो डिफरेंस आया अपनी इनकम में ऐड करो और वो रिटर्न फाइल करो। तो एट व्हाट टाइम यू हैव टू कंप्यूट एएलपी, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ओनली। हाउ टू कंप्यूट, उसके लिए देयर आर 5 मेथड्स। लॉ ने 5 मेथड खोल दिए, और उसमें से बोला है इनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है वो तुम चूज करो। एंड व्हाट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट डिपेंड्स अपॉन योर बिजनेस एंड डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। एंड व्हाट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट लॉ में नहीं लिखा है, लॉ में बोले तुम चूज करो ना, पर हमने 5 मेथड खोल के रख दिए। अरे हाउ में देयर आर 5 मेथड्स, तुम लोग लगे इसमें मेथड वेथड क्यों होना चाहिए। हाँ, इसका जो सच्चा प्राइस है ऐसा नहीं होता है ना, इसमें भी कंप्यूटेशन का मेथोडोलॉजी होती है। एंड इसमें देर आर टोटल 5 मेथड्स। क्या बोला, हाउ टू कंप्यूट एएलपी, हाउ बोलो, हाउ, हाउ हाउ आंसर दो हाउ का। देर आर 5 मेथड्स, पांचों मेथड यूज करना है। पांचों में से विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो बेस्ट सूट करता है तुम्हारे धंधे को। जैसे किसी एसएससी का सॉफ्टवेयर का धंधा है, अब उसके जिस तरह के ट्रांजेक्शन्स हुए थे, उसको जो मेथड बेस्ट सूट करता है वो मेथड से एएलपी निकालना है। अब इसमें भी पंगा होता है,
एसएससी को उन 5 में से जो मेथड बेस्ट लगता है ना, इनकम टैक्स वालों लगता है ये बेस्ट नहीं, ये वर्स्ट है। अब उसमें झगड़ा हो जाता है, लेकिन वो सब मौके पे देखते स्क्रूटिनी पे। लेकिन एसएससी के सिर पे मालूम 2 हेडेक है। एक तो यार एएलपी निकालूं, अब वो कैसे करेंगे? अब उसे मेथड में से इतने सारे मेथड खोल दिए, कौन सा मेथड बेस्ट है, लॉ ने हमारे पे ही डाल दिया है। लॉ भी बोले बराबर है, तुम्हारे पे ही डालेंगे ना। तू तेरा धंधा ज्यादा बेहतर जानता है, तेरे धंधे की जानकारी तेरे से ज्यादा कौन जानता होगा? तो तुझे अपने धंधे को समझ के, तेरे धंधे में क्या सच्चा प्राइस होना चाहिए, यू विल डिसाइड द मेथड ना। हम लोग थोड़ी डिसाइड करेंगे। लेकिन फिर हमको अगर वो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड नहीं लगा ना, तो हम झगड़ा करेंगे। और इससे बहुत झगड़े होते, सुनो सुनो। झगड़ा बढ़ता है ना, तो मैटर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास जाता है। इधर लिखवाया था मैंने टीपीओ, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। और भी बढ़ता है तो डीआरपी आता है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल। अरे अपने समरी में मैंने 2 चीज लिखवाई थी। एक जगह लिखा था टीपीओ टप्पो, टप्पो था टप्पो टप्पो, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। और एक डीआरपी भी आया था समरी में। तो ये सब झगड़े सॉल्व करने के लिए आते हैं। एएलपी को लेके पंगा होता ही है। एंड जब पंगा होता है तो पहले कौन आता है? टीपीओ, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। और झगड़ा बढ़ता है तो डीआरपी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल। लेकिन झगड़े क्यों होते हैं सुनो। सबसे पहला झगड़ा तो क्या, एसएससी नड़ के बैठता है, मेरा प्राइस बराबर ही था, मेरे को ये ठीक लग रहा है। फिर अगर ऐसा भी हो, एसएससी बोले नहीं ये ठीक नहीं है, तो 6000 से कंप्यूट किया है, मेथड को लेके झगड़ा हो सकता है। अरे इनकम टैक्स वाले बोलते तूने ये मेथड यूज किया, ये नहीं वो मेथड होना चाहिए था। अरे इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एएलपी बहुत बड़े फसाद की जड़ है। और वो जो फसाद में जो झगड़े होते हैं ना, तो झगड़ों में एओ अकेला केपेबल नहीं होता है। बेचारे एओ को टपो की मदद लेनी पड़ती है। किसकी? टपो, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। ही इज एन एक्सपर्ट इन एएलपी कंप्यूटेशन। एंड फिर उससे भी सुलह नहीं होता है तो डीआरपी आता है। फिर उधर भी सुलह नहीं होता तो फिर हाई केस वगैरह भी होता है, अपील्स। अपील्स तो यूजुअली भी होती है, लेकिन इधर क्या स्पेशल लोग कौन आ गए इनवाइट करने में? अरे 2 और लोग को इनवाइट किया ना एओ के अलावा, टीपीओ, डीआरपी, वो सब आता है। एनीवे वो सब बाद में आएगा। अभी तो मुझे क्या फील देना था कि एएलपी मतलब झगड़े की जड़ है। एक तो पब्लिक के ऊपर ही डाल दिया, तू खुद एएलपी निकाल। अरे पब्लिक को तो जो प्राइस झूठा दिखा रहा है, वो सामने से बोले ये सच्चा प्राइस है, वो करती भी नहीं पब्लिक। पहले तो पब्लिक पे ही डाला है, और उसमें भी मेथड भी उनके ऊपर ही डाला है। एंड फिर वो चीज उनको जमी नहीं, तो उसमें झगड़ा हो जाता है। ओके नाउ फर्स्ट मेथड को फील करो। उसकी हेडिंग क्या था? कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। फर्स्ट मेथड चालू है। लुक एट दिस। ये एग्जांपल से कंटिन्यू कर पाऊंगा? लुक, मेरे एग्जांपल में बताओ, इधर एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड ने मिलके क्या झोल किया? पहले ये लोग दोनों मिले हुए मतलब इंग्लिश में एसोसिएटेड है। इनके बीच में सब लग गम्फो जैसा कोई रिश्ता है। कुछ नहीं तो इतना समझ लो कि या तो इसका इसमें 26% होगा, या फिर इसका इसमें 26% होगा। वो तो मिनिमम है, ज्यादा भी हो सकता है, या फिर दूसरे क्राइटेरिया भी है ना। ओके नाउ सिंस इन लोग दोनों एसोसिएटेड है और ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, इस पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? वी फाइंड आउट व्हाट इज द सच्चा प्राइस। अब सच्चे प्राइस के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले वैसा ही पैरेलल ट्रांजेक्शन ढूंढते। पैरेलल मतलब वैसा मिलता जुलता। जैसे मान लो एक्स लिमिटेड ने वाई को लैपटॉप बेचा था। क्या? एक्स ने वाई को लैपटॉप बेचा। बोलो लैपटॉप, लैपटॉप है ना। तो वैसा ही लैपटॉप का सेल हम लोग देखेंगे आउटसाइडर को कितने में हुआ है। आउटसाइडर्स मतलब दे आर नॉट रिलेटेड पार्टीज, तो उनको क्या प्राइस में हुआ है। तो पता है इनकम टैक्स वाले फाइंड आउट किया कि भाई तू आउटसाइडर्स को ये लैपटॉप $6000 से बेचता है, लेकिन वही चीज तू फील नहीं करे लोग। जो लैपटॉप तू गांव दुनिया को 6000 में बेचता है, तूने वही चीज अपने एई को 4000 में बेची। शोन लेस चीटिंग। तो पता है ऐसे में एक्स लिमिटेड क्या बोल सकता है? अरे भाई कम दिखाया मतलब चीटिंग थोड़ी होता है। ये कम इसलिए क्योंकि हमने इनको डिस्काउंट दिया है। धंधे में डिस्काउंट विस्काउंट का रिवाज होता है ना। तो लॉ क्या बोलेगा? किस बात का डिस्काउंट? क्योंकि इन लोग का ऑर्डर बल्क में था। ये आउटसाइडर लोग क्या चिंदी ऑर्डर प्लेस करते, 100 लैपटॉप, 200 लैपटॉप, 500 लैपटॉप। इधर एक साथ में 5 लाख लैपटॉप का ऑर्डर आया था। और इतना भारी बल्क में ऑर्डर आया तो डिस्काउंट दिया। अब डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट होता है।
और डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट, तो प्राइस थोड़ा कम हो जाता है, तो चीटिंग थोड़ी है। तो सी, एक बार सच में मान लो सच में ऐसा जेन्यून है, सच्ची में ऐसा हुआ है कि एक्स ने वाई को डिस्काउंट दिया था बिकॉज द ऑर्डर वॉज इन बल्क। सी, कोई भी मेरे एग्जाम्पल में तुमने ऐसा मत झूठ बोल रहा होगा, तो सी झूठ बोल रहा होगा तो गवर्नमेंट बैठी है ना, अपने को मेरे हर एग्जाम्पल में फील करना कि सच में ऐसा है, क्योंकि तो ही आगे बढ़ पाएंगे ना, कि सच में अगर ऐसा है तो क्या करेंगे। अब झूठ बोल रहे हैं तो उसको बात ही नहीं कर पाएंगे ना, झूठा है क्या करेंगे। लेकिन एक बार ऐसा इमेजिन करो सच में ऐसा हुआ था कि एक्स ने वाई को डिस्काउंट दिया था बिकॉज द ऑर्डर वॉज इन बल्क। अब डिस्काउंट होने से तो प्राइस कम ही दिखेगा ना, तो ऐसे में पता है लॉ क्या बोले, चल एक काम कर, तूने इसको कितना डिस्काउंट दिया था, एक अमाउंट पूछेंगे ना, तो मान लो एक्स ने, नहीं नहीं 2000 का नहीं बोल रहे, ये तो डिस्काउंट का भी अलग फिगर होगा ना, तो ज्यादा स्क्रूटिनी करके मालूम पड़ा कि एक्स ने वाई को है ना कुछ $600 का डिस्काउंट दिया था। तो लॉ क्या बोलेगा, $600 का दिया था, तेरा तो 2000 से कमती दिख रहा है, तो ठीक है, टू दी एक्सटेंड ऑफ 600 यू आर जस्टिफाइड। अरे एक बार मान लिया कि उसने सच में उतना डिस्काउंट दिया था, इट्स बिलीव्ड। और अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना, अमाउंट याद रखना कितना, $600। तो पता है ऐसे में लॉ क्या करेगी कि चल तूने इसको $600 का डिस्काउंट दिया था, यही डिस्काउंट अगर तू आउटसाइडर को भी देता, यही डिस्काउंट तू, तो उसका प्राइस 6000 के बदले 600 कम करो, 600 कम करो, 600 कम, तो 5400 होता। तो इधर देखो साइड में वर्किंग हो रही है, 6000 इज द सच्चा प्राइस विच वी फील। पर ठीक है, तेरा बहाना है कि हमने इनको डिस्काउंट डिस्काउंट कुछ नहीं, इनको इनको हमने इनको डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं दिया था इसलिए बड़ा दिख रहा है, तो ठीक है चलो इनको भी डिस्काउंट दे दो। सच में नहीं देना है, ऐसे इमेजिनरी कि चलो इनको भी अगर डिस्काउंट देते हैं, कितना, $600 का। अरे आई एम अज्यूमिंग डिस्काउंट अमाउंट इज 600 जो क्वेश्चन में देंगे, तो अगर इनको भी डिस्काउंट दिया होता तो प्राइस कितना हो जाता, 5400। लेकिन भाई अभी भी तू 5400 का, तू तो 4000 ही दिखा रहा है, अभी भी $1400 की चीटिंग है। तो अभी पता है एएलपी इसको बोलेंगे, इसको नहीं। अरे कल के लेक्चर में मैं 6000 को एएलपी बोल के बैठा था, लेकिन आज मैं क्या बोल रहा हूँ, 6000 नहीं है, 5400, क्योंकि ये दोनों ट्रांजेक्शन कंपेरेबल नहीं थे, ये दोनों ट्रांजेक्शन कंपेरेबल नहीं थे। कंपेरेबल मतलब दोनों एट पार नहीं थे। क्या फर्क क्या था, ये डिस्काउंटेड था, ये अनडिस्काउंटेड है, एक डिस्काउंटेड एक अनडिस्काउंटेड, तो दोनों कंपेरेबल ही नहीं है ना। इससे कोई भी दो चीज को कंपेयर करना है तो लेवल सेम करना पड़ता है, इधर लेवल ही तो बिगड़ गया था। कैसे, ये डिस्काउंटेड था, तुम लोगों ने मेरा एग्जांपल सुना था, हमने वाई को डिस्काउंट दिया था क्योंकि ऑर्डर वाज इन बल्क, तो ये डिस्काउंटेड था और ये अनडिस्काउंटेड, तो ऊपर नीचे हो गया था ना, तो दोनों को पार पे लाना पड़ता है। लेकिन पता है पार पे लाने के लिए ना कितने लोग है ना मेस कर देते, सम्स आता है इस पे, बाय द वे। अब इसी इसको पार पे लाने का एक और तरीका क्या था मैं, ये डिस्काउंटेड था ना, ये डिस्काउंटेड था ना, डिस्काउंटेड मतलब बड़ा होता है कि छोटा होता है, छोटा, डिस्काउंटेड प्राइस सस्ता होता है ना, तो कितने लोग क्या करते हैं, ये डिस्काउंटेड इसमें डिस्काउंट ऐड बैक कर देते हैं। अरे दोनों को सेम बनाने के दो तरीके हैं। एक समय इधर है ना बाजू में बिग स्मॉल करके लिख रहा हूँ, ये स्मॉल था, स्मॉल मतलब डिस्काउंट देते तो प्राइस स्मॉल हो जाता है। अभी नींद के नशे में लग रहा है वो तो स्मॉल ही दिख रहा है, चार तो वैसे स्मॉल नहीं रहे, वो तो 4 तो 6 से छोटा है, सबको मालूम है। उसका नेचर, डिस्काउंटेड प्राइस का नेचर कैसा होता है, डिस्काउंटेड प्राइस सस्ता होता है, सस्ता मतलब कम, तो ये स्मॉल है। और ये डिस्काउंटेड था क्या अनडिस्काउंटेड, इधर कोई डिस्काउंट विस्काउंट नहीं था, मतलब महंगा प्राइस था, और महंगे को मैं लिख रहा हूं इधर बेगा, तो इधर बिग स्मॉल में फिगर को देख के नहीं बोल रहा हूं, उसके नेचर को देख के। ये डिस्काउंटेड प्राइस का नेचर ही ऐसा, सस्ता सस्ता, सस्ता मतलब स्मॉल, और अनडिस्काउंटेड मतलब महंगा, महंगा मतलब बिग। तो सी मैंने क्यों लिखा है मालूम, नहीं तो कितने लोग है ना कम्युनिकेशन में उलझ जाते हैं। अब आराम से देखो सामने सामने, मेरे को बताओ ये दोनों को सेम बनाने के दो तरीके क्या है, बताओ, नहीं तो सी इसके कारण बहुत कंफ्यूजन होता है। लेकिन ये सेशन अच्छी तरह हो गया ना 5 मिनट, मेरा कंफ्यूजन जिंदगी में नहीं होगा। मेरे को अपना मिशन क्या है, दोनों को सेम बनाना है। मतलब ये बिग है तो इसको ही बिग बना दो, बिग बिग सेम सेम,
या फिर ये स्मॉल है तो इसको स्मॉल 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 सेम सेम, तो देयर आर टू ऑप्शंस। तो टेल मी, मैंने क्या किया था इधर, ये जो बिग वाला था ना, अरे बिग था ना ये देखो देख लो सामने ही देखो, ये वाले को कब करके स्मॉल बना दिया था, मतलब इसको मैंने ऐसे स्मॉल बना दिया था, एंड फिर ये स्मॉल स्मॉल दोनों पार पे आ गए। व्हाट वाज द अदर ऑप्शन, मैं सुनना चाह रहा हूँ। सी अदर ऑप्शन जब सर पढ़ा रहा होता है तभी नहीं आता है, लेकिन जब खुद सॉल्व करते हैं ना, अलग अलग हरकतें होती है अपने से, और वो मिस्टेक होती है ट्रस्ट में। तो टेल मी व्हाट इज द अदर ऑप्शन, कि ये बिग है ना, इसको बिग ही रहने दो, ये स्मॉल वाले को बड़ा कर दो, मतलब इसको जितना भी डिस्काउंट काट के दिया था डिस्काउंट को वापस ऐड बैक कर दो, ये भी ऑप्शन है ना। लेकिन ये जिंदगी में मत करना, रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि सी लॉ क्या बोलता है, मेथड का नाम देखो क्या लिखा है, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड। इसको फील करो क्या लिखा है, समझो नहीं तो मैं पूरा लेक्चर ऐसे ही करते रहो, पहले बता रहा हूं क्या लिखा है। अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड मतलब क्या, जो अनकंट्रोल प्राइस है ना, अनकंट्रोल, उसको प्लस माइनस करो। मेथड का नाम ही क्या है, अनकंट्रोल प्राइस को ले लो इधर, फिर उसको प्लस माइनस कुछ भी करो, बट जो छेड़छाड़ करनी है, जो भी छेड़छाड़ करनी है वो ब्लू वाले में करनी है। अरे नीला वाला फिगर दिख रहा है, ये कालू को मत छेड़ो। कालू कौन, ये ब्लैक मार्कर से लिखा ना, इसको मत टच करना। सी उल्टे का पता है, इसको तो बोलना चाहिए, तू बोलता है 4000 है ना, तू उधर ही रुक, मैं आता हूँ, तू रुक उधर, चीटर। ये चीटर है ना, चीटर को तो क्या बोलना चाहिए, तू उधर ही रुक मैं आता हूँ। तो अपना ब्लू जो साफ सुथरा प्राइस है ना, इसको हम लोग मोल्ड करके लेके जाएंगे उसके सामने। अरे ये मोल्ड होके कितना हो गया, 5400। अब बोल 5400 के सामने चीटर, तू तो 4000 ही दिखा रहा है, कम दिखा रहा है। इन शॉर्ट मैं क्या बोलना, तो मेरी फीलिंग्स तुम लोग मेरी फीलिंग को लग रहा है अभी एग्जैजरेट कर रहा हूँ, लेकिन ट्रस्ट में मिस्टेक होती है। लोग है ना गुफअप कर देते हैं, इसमें सम इतना सिंपल नहीं आता है, मतलब अच्छा खासा सम आता है 6-7 मार्क का, बोनस सम अगर राइट गया तो, नहीं तो मैच भी हो सकता है। इससे ऑलवेज हैव दी मेंटालिटी कालू को छेड़ने का नहीं। कालू मतलब जो काले कारनामे है, जो चीटिंग भरा प्राइस है, मतलब एक्स और वाई के बीच में जो छुआ है ना, उसको तो बोलना चाहिए चीटर तू उधर ही रुक, मतलब उसको छेड़ना, उसको जैसा है वैसे रहने दो। अपना जो ब्लू, ब्लू मतलब इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अनकंट्रोल जो साफ सुथरा प्राइस है ना, उसको हम लोग मोल्ड करके उससे मैच कर देंगे। तो मैच कर दिया ना 5400, एंड फिर बोलना चाहिए तू कम दिख दे रहा चीटर है। तो सी अपना अमाउंट एक्चुअली ये सम का सॉल्यूशन ही ऐसा होता है, एक पर्टिकुलर कॉलम बनाएंगे और एक अमाउंट कॉलम। तो अमाउंट कॉलम में शुरुआती किससे होगी, 6000 विच इज द अनकंट्रोल प्राइस, बिकॉज मेथड का नाम ही ये रखा है। सी कोई बोले अगर दूसरे वे में भी करेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, अरे लॉ को कोई एक चीज लेके पढ़नी पड़ती है ना, लॉ ऐसे अलग अलग ऑप्शन दे देंगे तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी ना। लॉ मतलब रूल, रूल मतलब एक से सही होना चाहिए। जब मेथड का नाम ही ये गिर गया है क्या, अनकंट्रोल प्राइस मेथड, तो अनकंट्रोल प्राइस को प्लस माइनस करो, यानी कि ब्लू वाले प्राइस को प्लस माइनस करो। ओके अब समझा तो मेरे को एक और ट्राई करके बताना, अभी एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, थिंक एन आंसर। सी ये चीज तो हमने रिकनसाइल कर दी कि ठीक है तूने इसको डिस्काउंट दिया ना, तो हमने उसको क्या लगे, चल तू आउटसाइडर को भी डिस्काउंट देता, दे देते का 600 ही देता ना, तो 600 का डिस्काउंट देता तो भी ये 5400 होना चाहिए था। अभी भी तेरा काम है। अब है ना, एक्स दूसरा बहाना दे रहा है, अरे कम है मतलब वैसे कम नहीं है, एक और बहाना है मेरे पास। उसका बहाना सुनो क्या है, कि हमने इनको वारंटी नहीं दिया था, लेकिन इनको वारंटी दिया था। होता है ना 1 ईयर फ्री वारंटी, अरे प्रोडक्ट बेस्ड वारंटी होता है ना, वारंटी वाला क्लॉज। तो वे एक्स, सुनना ध्यान से, क्या वाला, एक्स लिमिटेड ने कहा, अरे मैं एक्सपेक्ट कर दो, तुम लोग सुनो समझो, फिर मेरे को इसका आंसर तुम लोग बताना। व्हाट एक्स लिमिटेड सेइंग कि हमने वाई को वारंटी नहीं दिया था, प्रोडक्ट बेचा था बट देयर वाज नो वारंटी। बट जब हम आउटसाइडर को बेचते तो उनको वारंटी दिया था। तो इसमें लॉ ने ऐसा ही पूछा, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि सी आउटसाइडर मतलब जनरल पब्लिक है, इनको वारंटी वारंटी वो शोषा करना पड़ता है, नहीं तो कस्टमर हमारे पास आएगा ही नहीं। हर पब्लिक को चाहिए वारंटी वारंटी होना चाहिए। तो क्या ये आउटसाइडर तो अनरिलेटेड पार्टी है, तो उनको खुश रखने के लिए वारंटी वारंटी का शोषा करना पड़ता है। लेकिन ये तो अपना भाई है यार, कौन, वाई, उसको क्या वारंटी देना, नहीं दिया वारंटी। अरे मतलब दे हैव देयर ओन रीजंस टू से दैट इनको हमने वारंटी
नहीं दी थी, ये तो लिख देता हूँ, नहीं तो नींद के नशे समझता नहीं है। इनको हमने वारंटी नहीं दी थी, डब्ल्यू फॉर वारंटी, और इनको वारंटी दी थी। अरे तो वारंटी में फिर अमाउंट देते हैं इन लोग। अमाउंट ऑफ वारंटी वॉज $200। अरे पहले मेरे को बताओ, ये वारंटी दिया नहीं दिया उससे क्या फर्क पड़ेगा? सी कभी भी ऐसा कोई भी एग्जांपल दो ना, यू टू सी उसका प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा। मेरे को बताओ, अगर कोई प्रोडक्ट विद वारंटी वाला होता है तो प्रोडक्ट सस्ता होता है कि महंगा होता है? सोच के आंसर देना। नहीं सुन रहे कोई कोई लोग अपने ख्यालों में है। अगर कोई प्रोडक्ट को बेचते टाइम वारंटी देते हैं, वारंटी, तो वारंटी वाला प्रोडक्ट सस्ता होता है कि महंगा? महंगा, क्योंकि सी कंपनी अपने को लल्लू बनाती है। बोलती है 1 साल का फ्री वारंटी है, मतलब 1 साल में कोई भी पार्ट खराब हुआ रिप्लेस कर देंगे। लेकिन उन लोग क्या करते हैं, पहले से एस्टिमेट करते हैं। जैसे सी, ये मेरा प्रोडक्ट है, मेरे को मालूम है, मुझे पता है इसका ढक्कन खराब होने वाला है, तो मैं पहले सोच ही रहा था ढक्कन खराब होगा, कस्टमर कंप्लेन करेगा तो उसको ढक्कन बदल के देना पड़ेगा। उसका पहले से मन में कॉस्ट एस्टिमेट करके उसको पहले सेलिंग प्राइस में जोड़ के बेचूंगा, मतलब बेचते टाइम ही प्राइस इन्फ्लेट करके बेचूंगा, अज्यूमिंग के प्रोडक्ट में वो खराबी आएगी और मुझे उसको मुफ्त में रिपेयर करके देना पड़ेगा, तो उसका मेरा खर्चा लगेगा ना। तो मैं खराबी आने का इंतजार नहीं कर रहा हूँ, प्रोडक्ट बेचना उसका प्राइसिंग ही ज्यादा कर दूंगा। अरे ऐसा ही होता है ना बिजनेस में यार। तो एवरी बिजनेसमैन नोज द प्रोडक्ट का प्रॉब्लम क्या है, तो जो भी वारंटी का प्रॉब्लम आने वाला है ना, वो पहले से प्राइस में जोड़ देता है। मतलब उसका अमाउंट प्री डिटरमाइंड होता है, प्री नोन होता है। जैसे मैंने प्रोडक्ट बेचा तो मुझे पता है ना कि मेरे ढक्कन में खराबी आने वाली है, तो मैंने क्या सोचा, ये ढक्कन वक्कन को ठीक करना पड़ा तो उसमें कुछ $200 लगेगा। तो मैंने क्या किया, वो प्रोडक्ट के प्राइस में 200 पहले ही मिला के 200 ज्यादा में बेचा बंदा से। अरे व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्विंस इज, वारंटी वाला प्रोडक्ट होता है ना, पब्लिक को अच्छा लगता है, अरे 1 साल का फ्री वारंटी, वाओ, लेकिन वो प्राइस थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो टेल मी, ये महंगा है कि नहीं? इधर लिख दे दो, बिग स्मॉल लिख दे दो, अच्छा लगेगा। अरे वारंटी वाला प्राइस इज स्मॉल के बिग? बिग, बिग मतलब महंगा होता है, मैं महंगा बोलना चाह रहा हूँ। फिगर देके बिग स्मॉल मत डिसाइड करो। जहां वारंटी होती है वो प्रोडक्ट महंगा होता है, महंगा मतलब बिग। ओके, फिर इधर वारंटी नहीं है तो महंगा हो गया, सस्ता, सस्ता मतलब स्मॉल हो गया। अब बताओ क्या करेंगे? अपने पता है अमाउंट कॉलम में किसको बिठाए, ये 4000 को कि 6000? 6000 मतलब इसके अंदर बदलाव लाना है, क्योंकि अपना आंसर, ये आंसर बन रहा है, मैं रफली कर रहा हूँ लेकिन इसका सिस्टमैटिक आंसर होता है। तो इस 6000 को इधर लिखा है ना, तो अपने को इसके अंदर मोल्ड करना है। अरे अपनी बात हुई ना, एक आलू को मत छेड़ना, जो छेड़छाड़ करना है नीले वाले के साथ करना। तो इसको क्या करूं मैं? अरे अपने को कुछ ऐसा करना है कि वो उससे मैच हो जाए। ये उसके मुकाबले बिग है ना, तो क्या करूं, स्मॉल कर दो, ताकि ये भी स्मॉल हो जाए, स्मॉल स्मॉल मैचिंग हो जाएगा। मतलब ये जो बिग है ना, तो इसको क्या करूंगा मैं, स्मॉल, मतलब क्या करूँ, ये देखो इधर बैठा है, देखो ये बिग है ना, बिग, ये बिगू बिगू वाला अमाउंट बैठा ना इधर, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा, लेस वारंटी अमाउंट। एंड अज्यूम क्वेश्चन में $200 दिया है, क्वेश्चन में फिगर देंगे कि जो प्रोडक्ट हमने आउटसाइडर को बेचा, इट हैज वारंटी एलिमेंट एंड द अमाउंट ऑफ वारंटी इंक्लूडेड इन द प्राइस इज $200, और वो $200 क्वेश्चन में देंगे, तो उसको क्या किया मैंने, अरे इसको क्यों लेस किया, मेरे पास दूसरा चॉइस क्या था, ये जो स्मॉल वाले में एड बैक कर दूं। लेकिन मैंने सिखाया ना तुमको, ये कालू को मत छेड़ना, उसको तो बोलना चाहिए चीटर तू उधर ही खड़ा रहे, हम लोग आते, हम लोग मतलब ब्लू वाले को मोल्ड करके लाने का है। तो इसके क्या कि ये बिग था तो इसको मैंने छोटा कर दिया ताकि इससे मैच हो जाए। ओके, अब देखो प्राइस कितना हो गया, 5200। अरे मतलब अब हम लोग उसको बोल सकते हैं ना, देख भाई तेरा वारंटी वारंटी तू बोलते है, इससे वारंटी नहीं है, चल इसमें से वारंटी हटा दिया। अरे वारंटी हटा भी देवे तो भी प्राइस क्या है, अरे इसमें से वारंटी हटा भी देवे तो भी प्राइस क्या है, 5200 होना चाहिए ना। लेकिन दोस्त तू तो अभी भी 4000 ही दिखा रहा है, अभी भी तेरा प्राइस कम है, तो $1200 से चीटिंग कर रहा है। तो इस तरह से अभी और कोई बहाना देगा। इन शॉर्ट ये मेथड का पर्पस क्या मालूम है, कि दो ट्रांजेक्शन्स के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको रिकनसाइल करो।
दिस इज कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड। मतलब ये मेथड के द्वारा लॉ क्या बोलना चाह रहा है, ऐसे ही 6000 को बेंचमार्क पकड़ हुए उस पे सीधा गोली मत मार दो, तूने चीटिंग किया है। अरे ठीक है, 6000 भले लैपटॉप का ही प्राइस है, लेकिन हर ट्रांजेक्शन में टर्म्स एंड कंडीशन वेरी करता है ना। इसको भी लैपटॉप बेचा होगा, सोनी का लैपटॉप, चलो एचपी का लैपटॉप, लिनोवो का, इसको भी लिनोवो का लैपटॉप बेचा है, लेकिन दोनों ट्रांजेक्शन में टर्म्स एंड कंडीशंस डिफर करेगी, तो उस कारण से प्राइस में डिफरेंस होना स्वाभाविक है। मतलब लॉ ये बोलना चाह रहा, सीधा उस पर चढ़ मत बैठो। सी लॉ थोड़ी एसएससी के खिलाफ है, लॉ तो एक न्यूट्रल है। लॉ क्या बोलता है, पब्लिक पे चढ़ मत बैठो। ठीक है उसका प्राइस कम है, लेकिन वो 6000 को तू ऐसे अड़ के बैठने 6000 ही होना चाहिए। अरे देखो ना ट्रांजेक्शन्स में क्या डिफरेंसेस है, और अगर कुछ डिफरेंसेस है लाइक डिस्काउंट वारंटी, तो यू टू रिकनसाइल। पहले दोनों को सेम लेवल पे लाओ, जैसे लेके आए ना हम लोग, फिर भी उसका कम दिख रहा देखो 1200 से, तो उसको चाटा मारो, चल 1200 कम दिखा, चीटा तेरी इनकम ऐड होगा। पर 1200 ही हो रहा है ना, लेकिन कल तक तो मैं क्या पढ़ रहा था, 2000 का डिफरेंस ऐड कर दो। लेकिन कल तक मैं अज्यूम कर रहा था कि दोनों ट्रांजेक्शन में कोई फर्क नहीं है, दोनों में डिस्काउंट वारंटी के टर्म्स डिट्टो सेम है। डिट्टो सेम है तो अच्छी बात है, लेकिन सम इन लोग कैसा बनाते हैं, दोनों ट्रांजेक्शन भले सेल ऑफ लैपटॉप सेल ऑफ मोबाइल का होगा, लेकिन दोनों ट्रांजेक्शन के टर्म्स अलग रखेंगे। बच्चों को टेस्ट करने में मजा आता है, और एक्चुअली पूरा लॉजिकल है। और टर्म्स में डिस्काउंट वारंटी वाज चूज टू एग्जांपल। हाँ, इन लोग कुछ भी कर डाल सकते क्वेश्चन में, लेकिन स्टूडेंट का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए बताओ। अरे इन लोग डिस्काउंट डाले वारंटी डाले, अपने को क्या समझना चाहिए, बिकॉज ऑफ दैट डिस्काउंट वारंटी ब्ला ब्ला ब्ला, प्राइस पे क्या असर पड़ा, महंगा हो गया कि सस्ता हो गया वो देखो। तो सी, और उसमें भी है ना, अपने को कालू को क्या हो नहीं देखना चाहिए, अपने को ब्लू वाले को देखना चाहिए। अगर वारंटी वारंटी डाल के बड़ा हो गया है तो रिवर्स छोटा कर दो, और अगर इसको डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं दिया महंगे में बेचा है तो छोटा कर दो। एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है। अरे वाइस वर्सा कैसे हो सकता है, जैसे मालूम पड़ा इनको वारंटी वारंटी कुछ दिया ही नहीं है, फील कर क्या बोले, इनको वारंटी वारंटी दिया ही नहीं है, ऐसे ही सस्ते में बेच दिया, सस्ते में, सस्ता है तो एड बैक कर दो। अरे एड वाली नौबत भी आ सकती थी, लेकिन क्या है, मेरी फीलिंग समझो, बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना होता है। एक बार मैंने क्या एकदम सिंपल सिंपल एग्जांपल लिए, तो एडलेस तो बच्चा घूम जाता ना, लेकिन एक बार फंडा समझा तो एडलेस का दिमाग अपने आप चलेगा। और दिमाग चलाने के लिए क्या है, इसके साथ क्या हुआ है नहीं देखना चाहिए। वी हैव टू सी ये ब्लू वाले प्राइस को क्या हो गया, अगर लगे कि वो डिस्काउंट वारंटी फैक्टर से अगर ये चीज महंगी हो गई है तो छोटा कर दो, और अगर ये चीज सस्ती होगी, सस्ती कंपेयर टू दिस, सस्ती होगी है, सस्ती मतलब सस्ती, सस्ती होगी तो छोटी होगी तो क्या करेंगे, उसको बढ़ा देंगे। मतलब पहले इसको समझो, फिर ये जैसा है उसको रिवर्स कर दो। वही तो क्या है, देखो बिग था तो इसको क्या कर दिया, रिवर्स मतलब स्मॉल कर दिया, मतलब लेस कर देना चाहिए, कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके अंदर एक और एग्जाम्पल देना है। सी मेरा प्लान क्या है, मैं 3 ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ ना जो यूजुअली सम्स में दिखते ही है। बाकी तो क्या, क्रिएटिविटी की कोई सीमाएं नहीं है। आज कोई क्रिएटिव पेपर सेटर कुछ भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन सी जो समझदार है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, देर को जो क्रिएट करना है कर। अपना फंडा क्या है, ब्लू वाले को देखो, और लगा कि उस पॉइंट जो भी क्वेश्चन है पॉइंट दिया है उससे अपना ब्लू वाला थोड़ा महंगा होते आ रहा है, तो बोल, तो माइनस कर दो, है ना। और लग रहा है वो उस फैक्टर से अगर ये ब्लू वाला एकदम सस्ता छोटा छोटा हो गया तो बढ़ा दो उसको। उतना दिमाग में बिठा के रहना, बाकी सब में जो डालना है डालो, लेकिन वो पॉइंट्स अपने को ये भी समझना पड़ेगा कि उस फैक्टर से इसको क्या फर्क पड़े। जैसे वारंटी से कितने लोगों को समझता ही नहीं है, वारंटी से प्राइस को क्या होता है, अरे वारंटी होती है तो प्राइस बढ़ जाता है, वारंटी वाले प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं, ये बुद्धि चलनी चाहिए। नहीं तो अगर वही कॉमन सेंस नहीं है तो अटक जाएगा। बट ठीक है, इतना तो थोड़ा समझेगा सीए फाइनल के बच्चों को कि वारंटी वारंटी वाला प्रोडक्ट है तो यूजुअली दैट प्रोडक्ट इज कॉस्टली, एंड कॉस्टली मतलब बड़ा है ना, तो उसको स्मॉल करना है। ओके, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, ट्राई करना। ओके, न्यू एग्जांपल डालने के पहले इसी को शफल करके वापस पूछ रहा हूँ, यही दो चीज को शफल करके वापस पूछ रहा हूँ, देन आई विल क्रिएट वन न्यू एग्जांपल। थिंक एन आंसर। हाँ, एक्स लिमिटेड ने वाई को जो बेचा था ना, इसको कोई डिस्काउंट नहीं दिया था। वाई बहुत रोया, मेरे को डिस्काउंट नहीं देने का, डिस्काउंट तेरे को डिस्काउंट नहीं दूंगा। आउटसाइडर को मस्त डिस्काउंट विस्काउंट दिया हुआ है।
बोलो क्या कर रहा, रिपीट है। मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए, एक एक बच्चे को समझाए। सुनना पड़ेगा तो ये आंसर दे पाएगा ना। ये कालू के साथ क्या हुआ था बताओ, इसको कोई डिस्काउंट नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था छोड़ो ना, मेरा एग्जाम्पल है बस। इसको डिस्काउंट नहीं दिया था, लेकिन ये जो नीला वाला है ना, ब्लू वाला, इसको मस्त डिस्काउंट डिस्काउंट देके बेचा था। तो सी इसको इसको फील करो, इस पे ध्यान मत दो। इसको क्या बोला, डिस्काउंट 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 दिया था। ओ मतलब ये सस्ता हो गया है, और सस्ता है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड कर दो, उसमें ऐड बैक करना पड़ेगा। तो वैसा भी आ सकता है। इससे पहले सस्ते वाले को हम लोग रुपीस कॉलम में लिख देंगे, डॉलर्स कॉलम में, और उसके अंदर ऐड बैक कर देंगे। ओके नाउ आंसर, एक्स ने वाई को जो प्रोडक्ट बेचा था ना, तो इसको कोई वारंटी नहीं दी थी, और आउटसाइडर्स को पूरा वारंटी वारंटी के साथ बेचा था। इस पे ध्यान देना चाहिए, इसको पूरा वारंटी वारंटी के साथ बेचा था। तो वारंटी के साथ बेचा था मतलब प्राइस ज्यादा हो गया ना, महंगा हो गया ना। वारंटी वाला प्राइस महंगा होता है, तो महंगा है तो क्या करेंगे, महंगे वाले को इधर बिठा देंगे, उसके अंदर लेस करना पड़ेगा। ये रिपीट ही हुआ था। नाउ ट्राई दिस। एक्स ने वाई को जो प्रोडक्ट बेचा था ना, इट वॉज एट एफओबी प्राइस, और इसको जो प्रोडक्ट बेचा था इट वॉज एट सीआईएफ प्राइस। ये भी देते हैं इन लोग। तुम लोग ने नोटिस किया ये एक्चुअली एक्सपोर्ट हो रही है। अरे एक्स इंडिया के बाहर बेच रहा है, और एक्सपोर्ट मार्केट में दो तरह के सेलिंग प्राइस होते हैं, एफओबी सेलिंग प्राइस, सीआईएफ सेलिंग प्राइस। मेरे को पहले दोनों का मीनिंग बताना पड़ेगा, उसके बिगर मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आंसर दो। तो फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन, इवन इफ यू नो आई विल हैव टू एक्सप्लेन कि व्हाट इज एफओबी एंड व्हाट इज सीआईएफ। फुल फॉर्म तो बोलो क्या है मालूम है, एफओबी इज व्हाट, फ्री ऑन बोर्ड। ये सेलिंग प्राइस का नाम है, फ्री ऑन बोर्ड सेलिंग प्राइस। एंड व्हाट इज सीआईएफ, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। क्या था, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो लुक एट दिस, ओके सी हियर, इधर देखो मैं क्या सिखा रहा हूं, व्हाट इज एफओबी एंड व्हाट इज सीआईएफ, एंड देन वी विल थिंक कि इसको प्लस माइनस क्या करना है इधर। हाँ, तो नाउ सी, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला बचपन से हमने सीखा है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। नाउ अगर एफओबी सेलिंग प्राइस होता है ना, एफओबी, उसका फॉर्मूला होता है इंडियन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मीनिंग बताऊंगा, एक बार इक्वेशन लिखने दो मेरे को। एफओबी सेलिंग प्राइस यानी कि फ्री ऑन बोर्ड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू इंडियन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, बट सीआईएफ वाला सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू इंडियन कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट। ये वाला कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इंडियन कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, ये देखो सीआईएफ सीआईएफ सीआईएफ, इंडियन कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। उसी ऐसे इक्वेशन में नहीं समझेगा। एग्जांपल देखो, अज्यूम करो ये इंडिया की बाउंड्री है, अरे धरती है, लैंड है, इंडिया का लैंड। इंडिया का लैंड खत्म होते पानी चालू हो जाता है, पानी है सी, इंडियन ओशियन, है ना। और एक शिप है, और अज्यूम करो फॉरेन में मेरा एक कस्टमर है। ओके नाउ सी, मैं जब कस्टमर को प्रोडक्ट बेचूंगा ना, तो आई हैव गॉट टू स्टाइल्स ऑफ प्राइसिंग। मैं जब कस्टमर को प्रोडक्ट बेचूंगा तो आई हैव गॉट टू स्टाइल्स ऑफ प्राइसिंग। पहली स्टाइल क्या मालूम है, फ्री ऑन बोर्ड। मतलब मैं कस्टमर को बोलूंगा जैसे ही माल शिप पे चढ़ेगा ना, मैं फ्री। फील करो, फ्री ऑन बोर्ड करना मतलब क्या, बोर्ड। अरे हम लोग भी शिप पे चढ़ते तो क्या बोलते हैं, वी हैव बोर्डेड द शिप। फ्लाइट पे चढ़ते तो बोले हमने फ्लाइट पे बोर्ड कर दिया, बोर्डिंग हो गया। तो वैसे इधर अपने को नहीं चढ़ना, अपने माल चढ़ाना इधर। अरे एक्सपोर्ट के बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं ना, तो जो कंटेनर्स को जैसे रख दिया ना, तो उसको क्या बोलते हैं, कंसाइनमेंट बोर्ड हो चुका है, अब मैं फ्री। अरे फ्री मतलब किस मामले में फ्री, आगे का खर्चा मेरा जिम्मेदारी नहीं है, आगे का, अरे शिप में माल चढ़ गया ना, उसके बाद का खर्चा मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आगे खर्चा क्या होगा, शिप का भाड़ा ही ले लो, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं तो शिप में माल चढ़ा दूंगा, बाद में मैं फ्री। नहीं देख रहे लोग, वापस बोलूंगा, मैं शिप में माल चढ़ा दूंगा, बाद में मैं फ्री।
और आगे का खर्चा कस्टमर को बोलूंगा तू उठाना, मतलब शिप का भाड़ा तू उठाएगा, सुन कस्टमर सुन। और रास्ते का जो इंश्योरेंस है, इतना लंबा सफर है, मुंबई से लंदन तक जा रहा है कंसाइनमेंट, तो रास्ते में हादसा हो गया तो उसका मरीन इंश्योरेंस होता है। क्या होता है? मरीन इंश्योरेंस। तो उसका प्रीमियम तेरे को भरना है, मतलब ये आगे से सब खर्चे तेरे को उठाने हैं। हाँ, मैं खाली शिप में सही सलामत माल चढ़ा दूंगा, बाद में मैं फ्री। तो सुनो, मैं फ्री फ्रॉम आगे का कॉस्ट हूं, लेकिन इंडिया के लैंड तक तो कॉस्ट इंकर करूंगा ना। अरे मेरा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, पोर्ट तक पहुंचाना, ये सब जिम्मेदारी मेरी, ये सब कॉस्ट भी मैं उठाऊंगा। देखो ना फॉर्मूला भी क्या लिखा, पढ़ो। अरे विच कॉस्ट आई विल बेयर? इंडियन कॉस्ट ओनली। तो ये इंडियन से, एक्चुअली इंडियन मेरा बनाया वर्ड है, इंडियन से बोलना क्या चाह रहा हूं, ये जो इंडिया की धरती है ना, यहाँ तक जो भी कॉस्ट है मैं उठाऊंगा। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना, वहां से इधर तक पहुंचाना, एवरी कॉस्ट आई विल इंकर। लेकिन वंस माल शिप में चढ़ गया, मैं फ्री, आगे का खर्चा मैं नहीं उठाऊंगा। और जब वो खर्चा मैं उठा ही नहीं रहा हूं तो मेरी कॉस्ट बनी नहीं ना वो, तो मेरा प्राइसिंग कैसा होगा? इंडिया की कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मुझे चाहिए जीने के लिए। ओके, फिर सीआईएफ प्राइसिंग में क्या होता है? इसमें कस्टमर को हम फुल सर्विस देते हैं, कस्टमर बहुत खुश हो जाता है। कस्टमर को बोले तेरे को कुछ टेंशन लेने का नहीं, तेरे चरणों में गुड्स आ जाएंगे, तेरे को कोई खर्चा उठाना ही नहीं है। अरे तेरे चरणों में सारे गुड्स आ जाएंगे, तेरे को कुछ टेंशन लेने का नहीं। शिप में माल चढ़ेगा, शिप का भाड़ा मैं बेयर करूंगा, रास्ते का इंश्योरेंस, सब खर्चा मैं उठाऊंगा। और जब किसी भी कस्टमर को इतना ज्यादा सर्विस देते ना, मतलब समझो कस्टमर को लूटने वाला है वो, ऑब्वियसली ना, क्योंकि इतना ज्यादा सर्विस देगा तो मेरा भी तो कॉस्ट बढ़ गया ना। शिप का भाड़ा भी उठाऊं, रास्ते का इंश्योरेंस सब मैं उठाऊं, तो मेरी तो कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ये देखो बढ़ बढ़ के कितनी होगी, देखो मेरी कॉस्ट क्या है। एक सेकंड, इंडियन था, मतलब इंडिया की धरती का कॉस्ट तो मैं उठाऊं, फिर उसके बाद बोलो रास्ते का इंश्योरेंस वो भी मैं उठाऊं, शिप का भाड़ा ये भी मैं उठाऊं, और सब मैं उठाऊंगा तो मेरा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। और फिर बाद में प्रॉफिट भी तो चाहिए ना मुझे यार, तो दिस वे माई सेलिंग प्राइस विल बी हायर। अब समझा, बुद्धि चलाओ। सीआईएफ प्राइस महंगा होता है, ये मुझे कन्वे करना था, मेरी फीलिंग समझो तुम लोग। आई वॉन्टेड टू सिखाओ यू कि एफओबी प्राइस सस्ता, सीआईएफ प्राइस महंगा। क्योंकि एफओबी में तो क्या होता है, फ्री ऑन बोर्ड, मतलब जैसे ही शिप में माल चढ़ गया मैं फ्री। अब मैं फ्री हो गया, मतलब आगे का खर्चा ही नहीं उठाऊंगा, तो मेरी कॉस्ट वगैरह कम हो जाएगी, तो कॉस्ट कम तो सेलिंग प्राइस भी कम। लेकिन सीआईएफ पे क्या होता है, एवरी कॉस्ट आई एम रेडी टू बेयर। कॉस्ट, सी सीआईएफ का सी क्या होता है? कॉस्ट मतलब इंडिया की कॉस्ट, वो सी मतलब इंडिया की सारी कॉस्ट, रास्ते का इंश्योरेंस, रास्ते का फ्रेट सब मैं उठाऊंगा। और सब मैं उठाऊंगा तो मेरी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, कॉस्ट बढ़ेगा और फिर बढ़े हुए कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ूंगा तो सेलिंग प्राइस तो ऊपर ही चढ़ जाएगा। ये नॉलेज है तो अभी चुटकी में तुम लोग आंसर दे पाओगे। अरे कम बैक टू दिस एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड का क्या कहना है कि भाई हमने जो वाई लिमिटेड को प्रोडक्ट बेचा है ना, उसमें हमारा प्राइसिंग का तरीका क्या था, फ्री ऑन बोर्ड। लेकिन आउटसाइडर को क्या है, थोड़ा मस्का मार के रहना पड़ता है ना। सीआईएफ प्राइस मस्का मारने वाला होता है, क्यों बताओ? फैसिलिटी कस्टमर को अच्छा लगता है ना, यार मेरे को कुछ नहीं करना है क्या, मेरे चरणों में गुड्स आ जाएंगे, मेरे को कुछ खर्चा नहीं बेयर करना है। पब्लिक को अच्छा ही लगता है ना। सी वारंटी भी पब्लिक को अच्छा लगता है, लेकिन पब्लिक लल्लू बन रही है, वारंटी के चक्कर में प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी पब्लिक को चाहिए होता है ना यार, कौन मगजमारी करेगा बाद में। इससे सी वेनेवर कस्टमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहे होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं तो प्राइस बढ़ रहा होता है, तो सीआईएफ प्राइस सीम्स टू बी वेरी सेटिस्फाइंग फॉर अ कस्टमर, कस्टमर इज हैप्पी। और तो सी मैं ये बोल रहा था, आउटसाइडर को सीआईएफ क्यों रखा है मैंने, क्यों आउटसाइडर्स को वी वांट टू सेटिस्फाई। आउटसाइडर को क्या अपने सेटिस्फाई करने के ऊपर तुले हुए ना, ये अपने भाई बहन थोड़ी है यार, तो इनको सेटिस्फाई करने के लिए हमने सीआईएफ प्राइसिंग किया होगा। अरे मैं अपना एग्जाम्पल भी थोड़ा लॉजिकल बना रहा हूँ। क्यों सीआईएफ प्राइसिंग क्यों रखा, क्योंकि वो ज्यादा सेटिस्फाइजिंग प्राइस है ना, क्यों कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ता है, तो सीआईएफ रखा। और ये तो क्या अपना है, वाई लिमिटेड तो अपना ही है ना, तो उसको कैसे प्राइस किया है एफओबी। तो जो भी है, बाकी क्वेश्चन में उल्टा सीधा भी आ सकता है, अरे ये एफओबी ये कुछ भी हो सकता, इसमें क्या करना है बोलो। मैंने क्या ले कालू को छेड़ना चाहिए, नहीं, इसको ले तू चीटर, तू तो उधर ही रुक, तू जैसा भी है उधर रहे,
तेरे जैसा हम बन के आएंगे, तेरे जैसा हम बन के, तू वैसा ही रहे, है ना। फिर बाद में अपने नीले वाले को छेड़ना है, अरे इसको मोल्ड करना है, अरे ये CIF इज व्हाट, अरे महंगा है कि सस्ता है, ये तो महंगा हो गया ना, बड़ा है, तो महंगे को क्या करना चाहिए, अरे रिवर्स कर देना चाहिए हमेशा, तो क्या करूं, लेस, लेस करने के लिए माइनस होगा ना इधर। तो देखो ये 6000 इधर आके बैठा हुआ ही है, देखो ना इधर बैठा हुआ है, ऑलरेडी उसके साथ काट छाट बहुत हुई है, तो इसमें भी और क्या काटेंगे बताओ, अरे ऐसा क्या काट दूं कि ये भी FOB बन जाए, मिशन है कि मुझे इसको भी FOB में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस एंड फ्रेट को हटाना पड़ेगा। अरे CIF पे ऐसा क्या होता है एक्स्ट्रा FOB के मुकाबले, ये देखो ना इंश्योरेंस एंड फ्रेट, तो क्वेश्चन में देंगे अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट सब में दिया होगा, तो ये देखो इधर लिख रहा हूं मैं इंश्योरेंस एंड फ्रेट, एंड लेट्स अज्यूम वो अमाउंट कुछ 400 है, कुछ देंगे सब में, तो लेस कर दिया। अरे इसको लेस करने से क्या हो गया, ये जो CIF था वो भी FOB बन गया, और ये FOB बन गया, ये भी FOB, वो भी FOB, मैचिंग हो गया। अपना मिशन ही है कि दोनों को मैच करना है, लेकिन मैच करने के चक्कर में ये कालू को मत छेड़ना, ये नीलू है ना, नीलू मतलब ब्लू कलर वाला, उसी को छेड़छाड़ करके ऐसा करो कि उससे मैच हो जाए। तो अब हो गया ना ये, अब देखो इतना करते करते अपना प्राइस क्या हो गया है, 4800, इसको बोलेंगे आर्म्स लेंथ प्राइस। अब हम लोग इसको बोलेंगे, किसको, एक्स लिमिटेड को, देख भाई तूने जो जो ट्रांजेक्शन्स के अंदर, बात करना सीखो, बात सुनने का ही निकाले, बोलने भी आना चाहिए, तूने जो जो ट्रांजेक्शन्स के अंदर डिफरेंसेस बताया, डिफरेंसेस, वो सब डिफरेंसेस को हमने सुन के उसकी रिस्पेक्ट की, उसको इधर एडजस्ट भी किया, उसके बावजूद भी प्राइस होना क्या चाहिए, 4800 होना चाहिए, लेकिन भाई तू तो अभी भी 4000 दिखा रहा है, शोन लेस, चीटर, लेकिन कितने से चीटर, 800 कम दिखा है, तो $800 उसकी इनकम में ऐड कर देंगे। अब सुनो उसका डाउट, हितेशी को डाउट आया था ना कि सर हम लोग ये तो मस्त में लेस करते, अरे कहाँ 6000 था अपना, कट कट के कितना हो गया 4800, लेकिन बाय चांस ऐसा हो गया तो ये सब लेस 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 करके ये अमाउंट ही कितना हो गया 3500। अरे इसके साथ कुछ भी हो सकता है ना यार, प्लस माइनस प्लस माइनस, अगर ये अपना ALP कितना हो गया बताओ, ALP कितना हो गया 3500, तो अभी क्या बोलेंगे उसको, 3500 सच्चा प्राइस होना चाहिए, और तूने कितना दिखा है, ओ तूने 4000 दिखा है, हाँ तो सही है दोस्त, तू सही है, ये सब तो क्या ऐसी एस्टिमेशन है, ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए भाड़ में का, जब तेरा प्राइस इतना है तो जो है वो सच है, अरे मतलब फिर उसने ज्यादा दिखा है तो वो सही है, फिर ALP गोस टू बाय ऑयल, मतलब तेल लेने गया, अरे तेल लेने गया इंग्लिश से क्या बोलेंगे, ALP गोस टू बाय ऑयल, मतलब फिर ये सब कैलकुलेशन फालतू है, फिर तूने जो बताया बोस दोस्त वो सही है, तू सही है एकदम, अरे मतलब ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट की तेवर क्यों बदल गए, ज्यादा दिखा रहा है ना, ALP तो कैलकुलेशन करके तो 3500 आना चाहिए, और 3500 के मुकाबले वो इनकम थोड़ी ज्यादा शो कर रहा है, और कोई भी इनकम ज्यादा शो करेगा तो मोस्ट वेलकम, कमती है तो चाटा पड़ेगा, कम दिखा है तो इनकम में ऐड कर देंगे, ज्यादा दिखा है तो चलेगा। तो सुनो, ALP कंप्यूट होने के पश्चात यदि ये पता चला कि बंदे ने इनकम कुछ ज्यादा ही दिखाई है, तो ALP goes to buy oil, मतलब इग्नोर दी ALP, जस्ट इग्नोर इट, एंड प्राइस डिक्लेयर्ड बाय द assessee shall be accepted, ये सब वर्ड्स लिखने आना चाहिए, बताओ क्या बोला, ALP कंप्यूट करने के पश्चात, यानी कि आफ्टर कंप्यूटिंग ALP, if we realize that the price shown by assessee is more than the ALP, then ignore the ALP and price declared by the assessee shall be accepted, उसी को एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर ALP सब भाड़ में गया, मतलब ये सब वर्किंग का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ लेकिन अगर उसका अमाउंट कम दिख रहा था तो ALP जिंदाबाद, फिर तूने जितना भी कम दिखा तेरी इनकम में ऐड करवा देंगे। सी मेरे पढ़ाने में टोन ऐसा आ रहा होगा ना, एज इफ गवर्नमेंट असेसी के सामने झगड़ा कर रही है, जैसे मैंने बोला था ना
एसएससी बोल रहा है अरे मेरे पे इल्जाम मत लगाओ, मैंने ये कम दिखाया क्योंकि डिस्काउंट दिया था। ऐसे गवर्नमेंट के इंटरोगेशन हो रही है, ऐसा मैंने माहौल बनाया था ना। लेकिन सी लॉ ने बोला है गवर्नमेंट ने तेरे को खुद को करना है, मतलब एसएससी खुद ही करेगा, मतलब एसएससी खुद को रियलाइज करना चाहिए यार हमने आउटसाइडर्स को तो सीआईएफ पे बेचा था ना, इनको तो एफओबी पे बेचा था, तो खुद को ही करना चाहिए। चलो एडमोश वो खुद नहीं किया तो फिर गवर्नमेंट एओ के सामने बिठाएंगे उसको। अरे एओ और एसएससी का मीटिंग होता है ना, तो एओ और एसएससी सामने सामने बैठ के झगड़ झगड़ के ऐसा सब करेंगे। मतलब ये जो वर्किंग की ना, इधर एसएससी will do on his own at the time of filing the return, usually chartered accountant will do, and if he doesn't do, अरे if he doesn't do then what will happen, AO will do, AO उसके साथ बैठ के करेगा। तो सिर्फ बच्चों को क्या सीखना है, एसएससी खुद अपने चार्टेड के साथ बैठ के कर रहा है, एओ ने उसको ड्रिल करके करवाया, करने का ऐसे। सी दोनों केस में कैलकुलेशन का तरीका रिमेन्स द सेम, एंड एज अ स्टूडेंट यू शुड नो द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग। So whether assessee had done on his own, he failed to do, and income tax वाले start doing, but calculation procedure will remain the same only ना। तो अब सुनो, इसका है ना एक्ट में फॉर्मेट दिया है एक, मैं तो तुमको एग्जाम्पल के जरिए सिखा दिया, लेकिन कैन यू गेस एक्ट में इसका फॉर्मेट क्या होगा। तो सी ऐसा लिखा है, पहले इन लोग ने इसको क्या नाम दिया मैं, प्राइस चार्ज इन कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन। तुम लोग खाली कन्विंस हो, सही है, सही है ना, क्या बोला, प्राइस चार्ज इन कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड। सी कंपेरेबल मतलब अगर ये सेल ऑफ लैपटॉप है तो सेल ऑफ लैपटॉप का ले लो, और बट ऐसा लो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो क्या था, प्राइस चार्ज इन कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन। फिर पता है लॉ में क्या लिखा है, एड और लेस एडजस्टमेंट्स। क्या वो लिखा है, एड और लेस एडजस्टमेंट। एड और लेस क्यों लिखा है, ऐड भी करना पड़ सकता है, मैंने बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना इसलिए एक बार क्या सब लेस जैसा ही बनाया था, नहीं तो कभी लेस कभी ऐड, तो क्या नींद के नशे में कभी घूम जाता है कोई ना, बाकी एक्चुअली तो ऐड लेस कुछ भी हो सकता है। क्या बोलना चाहिए, ऐड और लेस एडजस्टमेंट्स टू अकाउंट फॉर डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एंड अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन। ऐसा लिखा है एक्ट में, क्या, एड और लेस, एक एक वर्ड फील करना पड़ेगा, एड और लेस मतलब एड लेस कुछ भी हो सकता है, एड और लेस एडजस्टमेंट्स मतलब डिस्काउंट वारंटी वगैरह, क्या था, एड और लेस एडजस्टमेंट्स टू अकाउंट फॉर। ये देखो अकाउंट कर रहे हम लोग, अकाउंट कर रहे थे ना, प्लसिंग एंड माइनसिंग इज व्हाट, अकाउंटिंग। तो क्या था, एड और लेस एडजस्टमेंट्स टू अकाउंट फॉर डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एंड अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन। पता है जो काले कारनामे वाला ट्रांजेक्शन है ना, लॉ इसको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बोलता है। मतलब लिटरली मत लो, सी ऐसे तो ये भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, इंडिया के बाहर माल जा रहा है, वैसे नहीं। इन लोग की स्टाइल है, जो एई के साथ ट्रांजेक्शन हुआ है ना, उसको इन लोग आईटी करके पुकारते, और जो अनरिलेटेड पार्टी है उसके साथ यूटी, यूटी मतलब अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन। अरे तुम लोग भी ऐसा ट्रेंड रखो, मतलब जो एई के साथ ट्रांजेक्शन किया ना काले कारनामे, उसको बोलना चाहिए इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, चीटिंग वाला, और जो अनरिलेटेड पार्टी के साथ साफ सुथरा, उसको क्या बोले, अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन। तो इसका नाम है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, इसका नाम है, सुनो ना, अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन। इन दोनों ट्रांजेक्शन में जो डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस को अकाउंट करने वाले एडजस्टमेंट्स। ये पूरा लैंग्वेज याद करना पड़ेगा, क्या था पूरा फॉर्मेट बताओ, दिस एड और लेस दिस इज इक्वल टू एएलपी। नाउ व्हाट इज दिस, बताओ। यही ना, मेरे को ही आता है खाली, तुम लोग को नहीं आया तो फायदा क्या है, प्राइस चार्ज इन अनकंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन, प्राइस चार्ज इन कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन, ये बेस ले लिया। फिर एड और लेस एडजस्टमेंट्स टू अकाउंट फॉर डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एंड अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन। मीन ऐसा ही बोलते डिफरेंसेस बिटवीन आईटी एंड यूटी, ये आईटी है यूटी ऐसा। तो ये एक्ट में फॉर्मेट दिया है, और बाकी डिस्काउंट वारंटी तो मेरे बनाए हुए एग्जाम्पल है, और इसे ही एग्जाम्पल तुम लोगों को सम्स के फॉर्म में आएंगे। तो ये मेथड पढ़ने का पर्पस क्या, एग्जाम में सम आएगा, सॉल्व करने आना चाहिए अपने को बस। तो ये क्या था, फर्स्ट मेथड था कपम।